दोस्तों, ये कहानी मेरी अपनी बनाई हुई है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय थ्रिलर सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये एक ऐसी कहानी है जहां आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कातिल कौन है, क्योंकि कातिल बहुत शातिर है और वो इस तरह छुपा हुआ है जिसे हम ढूंढ नहीं सकते। लेकिन मिस ग्रेस एलवुड सब कुछ पता लगा ही लेती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर लिस्ट बता देती हूँ। पहले स्थान पर है हमारी मिस ग्रेस, मुख्य जासूस जैसा पात्र, शांत, समझदार, अवलोकन में तेज और पूरे केस को सुलझाने वाली। मार्था बेलेमी, सबके साथ रूखा व्यवहार करने वाली, गांव में नापसंद और अंत में जहर देकर उसकी हत्या की गई। हैरल्ड बेलेमी, मार्था का पति, शांत स्वभाव का पर मार्था के अत्यधिक नियंत्रण में। मेरी, मार्था की बहन। हेज़ल, एक चित्रकार, वो पेंटिंग्स करती है। रेवरेंड सैमुअल, चर्च के पादरी। नर्स क्लारा विटफोर्ड, मार्था की नई नर्स। डॉक्टर जॉन, मार्था का डॉक्टर। एना, नौकरानी। मैडम ब्रेजा, एक भेस बदलने वाली औरत। जेम्स, हैरल्ड का भाई और मेरी का पति। दो बहनों की शादी, मार्था और मेरी की शादी दो भाइयों से होती है, हैरल्ड और जेम्स। और लास्ट में है इंस्पेक्टर। अध्याय पहला। सुबह की धूप अभी अभी मिस ग्रेस एलवुड के छोटे से कॉटेज की खिड़कियों पर उतरने लगी थी। चाय की भाप कमरे में हल्का सा कोहरा बना रही थी और मिस ग्रेस अपनी प्रिय किताब विलेज केसेस एंड ओल्ड फोक्स पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैडम, आपका फ़ोन बज रहा है, उनके वफादार ग्लैडियस ने कहा। ग्रेस ने चश्मा ठीक किया, किताब बंद की और धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर चली। फ़ोन लगातार बज रहा था, तेज, चिंतित, जैसे खुद ही कोई संदेश देना चाहता हो। ग्रेस ने रिसीवर उठाया। हेलो, मिस ग्रेस बोल रही हूँ। लाइन की दूसरी तरफ उनकी पुरानी दोस्त मिस रोजलिन हार्पर, उनकी आवाज़ सामान्य से कहीं ज़्यादा घबराई हुई थी। ग्रेस, तुम्हें तुरंत ब्रैम्बलवुड आना चाहिए। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, रोजलिन ने बिना सांस लिए कहा। ग्रेस थोड़ा चौंक गई। क्या हुआ रोजलिन, तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ क्षणों की चुप्पी रही, फिर रोजलिन ने धीमी आवाज़ में कहा, ये मार्था बेलेमी, वही जो ओक स्ट्रीट में रहती है, वो कह रही है कि उसे जहर दिया जा रहा है, अपने ही पति के द्वारा। जहर? ग्रेस की उंगलियां ठंडी पड़ गई। लेकिन उसका पति हैरल्ड तो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता है। हाँ, वही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हैरल्ड मार्था की एक मिनट भी चिंता बर्दाश्त नहीं कर सकता और मार्था को लगता है कि वही उसे धीरे धीरे इंसान से परछाई बना रहा है। हर दिन झगड़ा, हर दिन शक, पूरा विलेज सहमा हुआ है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ग्रेस, तुम ही इन बातों की तह तक पहुंच सकती हो। ग्रेस ने गहरी सांस ली। ये मामला साधारण नहीं था। मैं 2 घंटे में पहुंच रही हूँ, ग्रेस ने दृढ़ आवाज़ में कहा। फ़ोन रखते ही ग्रेस तेज़ी से तैयार होने लगी। ग्लैडियस ने उनका सूटकेस बाहर रखा, ओवरकोट टांगा और हल्की चिंता से पूछा, मैडम सब ठीक है ना? ग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं ग्लैडियस, लेकिन पता लगाने के लिए ही मुझे जाना होगा। थोड़ी ही देर बाद धुंध से ढकी सड़क पर उनकी टैक्सी ब्रैम्बलवुड की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा गांव जो बाहर से तो शांत था, पर भीतर कोई रहस्य था। अध्याय तीसरा। टैक्सी जैसे ही ब्रैम्बलवुड की संकरी घुमावदार सड़क पर मुड़ी, मिस ग्रेस एलवुड के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये गांव उन्हें हमेशा से प्रिय रहा था, शांत, हरा भरा और अपने आप में एक दुनिया जैसा। और सबसे बढ़कर यहाँ थी उनकी मित्र मिस रोजलिन हार्पर। ग्रेस की यादों में कई 2 फेरे तैरने लगी। रोजलिन के छोटे से किचन से बनी मसालेदार चाय, बगीचे में लगे गुलाब और लैवेंडर पर उनकी लंबी बातचीतें, और दोनों का अपने अपने बस्तियों की छोटी बड़ी गॉसिप में खो जाना। जल्दी ही टैक्सी एक छोटे सुंदर कॉटेज के सामने रुकी। ये घर रोजलिन की तरह ही था,
सादा, नम्र और बेहद प्यारा। छोटी लकड़ी की खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे, दरवाजे के पास लगे रंग बिरंगे फूल और सामने की ओर फैला हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन। ग्रेस कार से उतरकर बगीचे के बीच से बने पत्थर के रास्ते पर चली। ये बगीचा हमेशा रोज़लिन की शान रहा था। ट्यूलिप, गुलाब, डेज़ीज सब हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, जैसे ग्रेस का स्वागत कर रहे हों। रोज़लिन एक विधवा महिला थी। उनके पति युद्ध में शहीद हो चुके थे। बच्चे शहर में नौकरी करते थे और कभी कभार ही मिलने आते थे। इसलिए रोज़लिन आजकल ज़्यादातर समय अकेली ही रहती थी और बागबानी उनका सहारा बन गई थी। ग्रेस और रोज़लिन दोनों को बागबानी का एक ही सा जुनून था। यही कारण था कि ग्रेस यहाँ आकर हमेशा सुकून महसूस करती थी। ग्रेस ने लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी थी रोज़लिन की नौकरानी मीला, लगभग 25 वर्ष की, मीठी आवाज़ वाली लड़की, चेहरे पर हमेशा एक गर्मजोशी भरी मुस्कान। ओह मिस ग्रेस, आपको देखकर कितनी खुशी हुई, मीला ने खुशी से कहा। ग्रेस ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। हेलो मीला, कैसी हो? रोज़लिन घर पर है? जी मैडम, वो ऊपर कमरे में है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, आप प्लीज़ अंदर आ जाइए। मीला ने रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। ग्रेस अंदर आई और हॉलवे में खड़ी रही, जहाँ दीवारों पर पुराने पारिवारिक फोटोज़, कुर्सी पर सिला हुआ ऊनी शॉल और लकड़ी की अलमारी पर रखे छोटे छोटे फूलदान सजावट में जान डाल रहे थे। पूरा घर एक शांत गर्माहट से भरा था। ग्रेस को फिर वही स्मृतियाँ घेरने लगी। दोनों का शाम का बगीचे में बैठना, छोटी घटनाओं पर हंसना और कुछ पल रोज़लिन का अपने कठिन जीवन के बारे में धीमे धीमे बताना। मीला ऊपर की ओर चली गई और जाते जाते बोली, मैडम आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं मिस रोज़लिन को बुला के लाती हूँ। ग्रेस वही हॉल में खड़ी थी और उन्हें ये एहसास हुआ कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, ब्रैम्बलवुड और ये छोटा सा कॉटेज हमेशा उनके लिए दूसरे घर जैसा ही रहेगा। कुछ ही क्षणों में ऊपर से कदमों की आवाज़ें आने लगी। रोज़लिन हार पर नीचे आ रही थी और उसके आते ही शुरू होने वाली थी वो कहानी जो मार्था बेलेमी के भय, जॉन बेलेमी की थकान और ब्रैम्बलवुड के रहस्य को जोड़ने वाली थी। अध्याय 3। दोपहर का समय था। ब्रैम्बलवुड की हवाओं में हल्की ठंडक घुली हुई थी, लेकिन मार्था बेलेमी के दिल में बेचैनी की गर्मी धड़क रही थी। वो अपने बड़े आलीशान बिस्तर पर लेटी थी। ऊंची नक्काशीदार लकड़ी की चौखट, रेशमी चादरें और कमरे के चारों तरफ हल्का लैवेंडर सुगंध वाला धुआं जो वो कई दिनों से अपनी कमजोरी कम करने के लिए जला रही थी। घर लगभग खाली था। ग्रेटा बाजार गई थी और एना, उनकी शांत स्वभाव वाली नौकरानी, नीचे रसोई में थी और हैरल्ड, वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने गया था, जो कि वो इन दिनों ज़्यादा अक्सर करता था, कुछ ज़्यादा ही अक्सर। मार्था की सांसें तेज़ हो रही थी, पेट में अजीब सी घुटन, गले में कड़वाहट और सिर भारी। कई दिनों से वो अस्वस्थ थी और जब भी हैरल्ड खुद उसके लिए चाय, दवा या सूप लाता था, उसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ जाती थी। वो डर गई थी, बहुत डर गई थी। आज उसने तय किया था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेगी जिसके बारे में पूरे गांव में धीमी आवाज़ में बातें होती थी। मैडम ब्रीजा, ब्रैम्बलवुड की रहस्यमय भविष्यवक्ता, जिसे लोग चुड़ैल भी कहते थे। और जैसे ही घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया, कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे चर की आवाज़ करता हुआ खुला। मार्था ने कांपते हुए सिर उठाया। दरवाजे पर मैडम ब्रीजा खड़ी थी। मैडम ब्रीजा का रूप, उनका शरीर लंबा और दुबला था, जैसे किसी परछाई की ऊंची आकृति। उनके पूरे सिर और चेहरे पर एक काला, मोटा, महीन जाल वाला व्हील पड़ा था, इतना घना कि मार्था उनकी आंखें, नाक या चेहरा कुछ भी नहीं देख सकती थी। वो एक पुरानी गहरे रंग की भारी क्लोक पहनी थी जो ज़मीन से रगड़ खा रही थी। उनके हाथ पतले, हड्डियों जैसे और काले दस्तानों में ढके हुए थे। उनके चलने की आवाज़ में लकड़ी के फर्श पर टक 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 की हल्की पर डरावनी गूंज थी। ब्रीजा कमरे में आई और बिना कुछ कहे
मार्था के सामने रखी आराम कुर्सी पर बैठ गई। मार्था के शरीर में कांप उठने लगा। तुमने मुझे बुलाया था? उनकी आवाज़ धीमी, भारी और अजीब तरह से गूंजती हुई थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। मार्था ने अपने गले पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है। मुझे शक है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैडम ब्रीजा ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उनकी आवाज़ दीवारों से टकराती हुई गूंजी, तुम्हें जहर दिया जा रहा है मार्था। मार्था की आंखें फैल गई, दिल जोर से धड़कने लगा। कौन कौन देना चाहता है? ब्रीजा ने धीरे से अपनी उंगलियां मेज पर चलाई। उनके दस्ताने फटे हुए थे, जैसे नाखूनों से भीतर उन्हें चीर दिया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा अपना पति हैरल्ड। मार्था के होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर गए। नहीं, हैरल्ड मुझे क्यों? मैडम ब्रीजा की आवाज़ और गहरी हो गई, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर उसे मिलने वाला है आज़ादी। और हाँ, वो पता है कि तुम उस पर शक नहीं करोगी। मार्था का दिल जैसे कमरे में कहीं गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसने भीतर की चादर कसकर पकड़ी। मैं अब क्या करूं? मैडम ब्रीजा ने धीरे से अपनी व्हील को ठीक किया और कुर्सी से खड़ी हो गई। जितना दूर जा सकती हो जाओ, आज से ही, और किसी पर भरोसा मत करना। मार्था ने डरकर सिर हिलाया। ब्रीजा मुड़ी। दरवाज़ा अपने आप कर कर करता हुआ खुल गया। वो बाहर निकली और ठीक उसी क्षण ऐना ऊपर आई, घबराई हुई। मैडम, कौन आया था? मैंने दरवाज़ा अपने आप खुलते हुए सुना। मार्था ने कांपती आवाज़ में कहा, कोई नहीं, जाओ अपना काम करो। कमरा ठंडा हो गया, बहुत ठंडा, और मार्था की ज़िंदगी अब एक डरावने बेलेमी मैंशन की सुबह उस दिन कुछ ज़्यादा ही शांत थी, पर आज हवा में एक अलग ही तरह की घुटन पसरी हुई थी। मकान की लंबी गलियों में जैसे बेचैनी घूम रही हो। ऊपर के कमरे में मार्था बेलेमी अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, जैसे वो कई रातों से सोई न हो। कमरे में लैवेंडर की हल्की खुशबू थी, पर मार्था के माथे पर पसीने की परत साफ दिख रही थी। हैरल्ड तेज कदमों से कमरे की ओर आया। उसकी चाल में अधीरता थी, चेहरा हल्का लाल और आंखों में खींच। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, बोला, मार्था उठो, आज गोल्फ इवेंट है, पूरे शहर के लोग आ रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मार्था ने धीरे से आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में बोली, हैरल्ड, मैं नहीं जा सकती। मेरी कुंडली में इस हफ्ते मंगल और राहु दोनों एक साथ हैं। ब्रीजा ने भी यही कहा था कि मैं खतरे में हूँ और मेरी सेहत, और वो तो कहती है कि तुम मुझे जहर देना चाहते हो। कहो हैरल्ड, तुम मुझे जहर देना चाहते हो? हैरल्ड ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। ओ प्लीज़ मार्था, ये सब बकवास है। कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, सब बेवकूफ़ी की बातें। मैं ये सब नहीं सुन सकता। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस ड्रामा मत करो और तैयार हो जाओ। मार्था की आंखों में आंसू आए। वो धीमी आवाज़ में बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो हैरल्ड? कल रात से मुझे फिर वही चक्कर आ रहे हैं, हार्ट बीट्स तेज़ हो गए हैं। मुझे सच में लग रहा है मैं खतरे में हूँ। हैरल्ड ने निराश होकर सिर हिलाया और बुदबुदाया, इनफ मार्था, मैं डॉक्टर जॉन को बुलाता हूँ। तुम बेवजह पैनिक होती हो। और वो उल्टे पांव कमरे से निकल गया। सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई। ऐना ने ऊपर आकर कहा, मैडम, डॉक्टर जॉन हार्विक आए हैं। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर जॉन हार्विक, लगभग 45 साल की उम्र, साफ मूंछों वाला शांत चेहरा, गोल्डन रिम वाले चश्मे, गहरी निरीक्षण करने वाली आंखें, हाथ में चमड़े का पुराना मेडिकल बैग, कोट की जेब में एक छोटी नोटबुक। उसकी उपस्थिति में कमरे में अजीब सी शांति ले आई। डॉक्टर जॉन ने कुर्सी खींचकर मार्था के पास बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मार्था, क्या बात है, फिर वही बेचैनी? मार्था की आवाज़ काँप रही थी। हाँ डॉक्टर, मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी ताकत निकाल ली हो, और मेरी ब्रीदिंग भी हैवी है। डॉक्टर जॉन ने उसकी नाड़ी चेक की। चिंता की कोई बात नहीं मार्था, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, तुम थोड़ा स्ट्रेस में हो, और तुम्हारे दिमाग में जो ग्रहों वाली बात है उसका डर बैठा है, वो लक्षणों को और बढ़ा रहा है।
तुम आराम करो, कुछ देर शांति से लेटी रहो। फिर उन्होंने अपना बैग खोला, एक छोटी सफ़ेद बोतल निकाली और पानी में गोलियों को घोलकर मार्था को दिया। ये लो, सुबह इसी की ज़रूरत थी तुम्हें, इससे तुम्हारी हार्ट बीट भी नॉर्मलाइज होगी और घबराहट भी कम। मार्था धीरे से दवा पी गई। चेहरे पर राहत की एक छाया उभर आई। धीमे स्वर में बोली, डॉक्टर जॉन, आपकी दवा से हमेशा मुझे राहत मिलती है। मुझे लगता है बस आप ही समझते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर जॉन ने हल्की मुस्कान दी। मैं हूं ना मार्था, घबराओ मत, 1-2 घंटे आराम करो, फिर देखते हैं। वो उठे, अपना बैग उठाया और धीरे से कमरे से बाहर चले गए। मार्था तकिए पर सिर रखकर लेट गई। कमरे में सन्नाटा था, पर उसकी आंखों में अब भी डर की एक पतली सी परत बाकी थी। ब्रैम्बलवुड के वार्षिक गोल्फ चैरिटी इवेंट में हल्की धूप की सुनहरी चादर बिछी हुई थी। मैदान के चारों तरफ फैली हरी घास नरम हवा में लहरा रही थी। टेंट के नीचे चाइना कपों में चाय परोसी जा रही थी और दूर से खिलाड़ियों के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। आज का माहौल बेहद उत्सव जैसा था, पर इस भीड़ में भी कुछ चेहरों पर एक अनकहा तनाव छुपा था। मिस ग्रेस अपनी पुरानी लेकिन सजी धजी लेस वाली शॉल ओढ़े शांत खड़ी थी, जैसे हर चेहरे को अलग अलग कोण से देख रही हो। उनके पास ही मिसेस रोजलिन अपनी नीली टोपी को संभाल रही थी, जो हल्की हवा से बार बार उड़ने की कोशिश कर रही थी। मार्था अपनी गहरे लाल रंग की कोट और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आई। उनके साथ उनके पति हैरल्ड बेलेमी, एक सभ्य, शांत और धनवान व्यक्ति। मार्था के पीछे उनकी बहन मेरी और मेरी के साथ उसके पति जेम्स बेलेमी भी आए। दोनों बहनें, 2 भाइयों की पत्नियां। गांव भर में इस बात की खूब चर्चा होती थी। थोड़ी दूर हेजल खड़ी थी, एक चंचल दयालु स्वभाव की लड़की। उसके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी, जिसमें उसने सबके लिए लेमन स्पॉन्ज केक लाए थे। सब लोग ज़रूर चखिएगा, हेजल ने मुस्कान के साथ कहा। एक सफ़ेद कॉलर और काली कोट पहने रेवरेंड सैमुअल्स भी भीड़ में घूम रहे थे। चेहरे पर श्रद्धा का भाव, पर आंखों में हल्की चालाकी की चमक। इवेंट के बीच जेम्स ने धीरे से हैरल्ड का हाथ पकड़ा। हैरल्ड, 1 मिनट, ज़रा बाहर चलोगे? दोनों टेंट के पीछे छाया में गए। जेम्स की आवाज़ धीमी और घबराई हुई थी। हैरल्ड, बस 20 पाउंड चाहिए, बस 20, आखिरी बार मांग रहा हूँ। मार्था को मत बताना, मैं वादा करता हूँ, इस बार मेरी के लिए ही है, किसी कार्ड गेम या बैटिंग के लिए नहीं। हैरल्ड ने उसे गंभीर नज़रों से देखा। जेम्स, मैं तभी पैसा दूंगा जब मार्था को पता हो। वो जानती है कि तुम कभी कभी पैसा गलत जगह खर्च कर देते हो। मैं चाहता हूँ मेरी और तुम्हारे घर को सही मदद मिले। जेम्स तुरंत विनती करने लगा, प्लीज़ हैरल्ड, इस बार कसम खाता हूँ, ये आखिरी बार है। हैरल्ड ने लंबी सांस ली, जेब से नोट निकाले और उसे थमा दिए। जेम्स का चेहरा चमक उठा। थैंक यू भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जेम्स के जाने के कुछ क्षण बाद ही रेवरेंड सैमुअल्स की धीमी आवाज़ सुनाई दी। हैरल्ड, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हैरल्ड जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। रेवरेंड धीरे धीरे बोले, अगर आप थोड़ी आर्थिक सहायता कर सके तो चर्च के कुछ काम निपट जाएंगे। मार्था दूर से ही उन्हें देख रही थी। वह तमतमाते हुए पास गई। बस, अब और नहीं, गांव का हर आदमी हमसे पैसे क्यों मांगता है? हैरल्ड, कोई चलती फिरती बैंक नहीं है। रेवरेंड, अगर आप चर्च चलाना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी उठाइए, दूसरों की जेब नहीं। रेवरेंड तुरंत घबरा गए। उन्होंने संयम से कहा, मार्था, मेरा वो मतलब नहीं था। मार्था गुस्से में वहाँ से चली गई। मार्था के जाते ही रेवरेंड ने हैरल्ड के कानों में धीरे से कहा, यह महिला कितनी कठिन है हैरल्ड, मैं सच में नहीं जानता आप उसके साथ कैसे रहते हैं। हैरल्ड केवल चुप खड़ा रहा। चारों तरफ गोल्फ क्लबों की स्विंग की आवाज़ें गूंज रही थी, पर इन आवाज़ों के बीच एक अनकही बेचैनी घूम रही थी। सभी लोग अपनी बातों में लगे रहे, अपरिचित थे कि इस शांत दोपहर एक आने वाली ट्रेजेडी चुपचाप अपनी जगह ले रही है। अगली सुबह मेडोब्रुक गांव पर जैसे एक हल्की धुंध की सफ़ेद चादर उतर आई थी। पेड़ों की शाखा से टपकती ओस की बूंदें मोमबत्ती की लो जैसी चमक रही थी। चर्च की घंटी की धीमी ठनठनाहट दूर से सुनाई दे रही थी।
मानो हर धड़कन को किसी पुराने राज की याद दिला रही हो। सेंट डेविना चर्च गांव का सबसे पुराना और शांत स्थान था। पत्थरों की दीवारों पर काई की हरी परतें जमी थी। लाल रंग की लकड़ी की दरवाज़ा सुबह की आवाज़ में हल्का सा चरम चरम आवाज़ करता था। अंदर प्रवेश करते ही रगड़े हुए पीतल के कैंडल स्टैंड्स, सजे हुए आइकन और पुरानी लकड़ी की बेंचें, ये सब जगह को एक ऐसी गंभीरता देते थे जो सीधे दिल में उतर जाती थी। मिस ग्रेस इसी माहौल को बेहद पसंद करती थी। गांव के रहस्य को समझने के लिए चर्च हमेशा उन्हें सबसे सही जगह लगता था, शांत, स्थिर और सबकी सच्चाइयों को चुपचाप समेटे हुए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर से रेवरेंड सैमुअल्स की धीमी आवाज़ आती सुनाई दी। वो अपने कागज़ व्यवस्थित कर रहे थे, चर्च के मरम्मत का खर्च, दान का हिसाब और अगले रविवार को कार्यक्रम की सूची। गुड मॉर्निंग रेवरेंड, ग्रेस ने अपनी हल्की मुस्कान के साथ कहा। सैमुअल्स ने चश्मे के ऊपर से उन्हें देखा। ओह मिस ग्रेस, हमेशा की तरह समय पर, ग्रेस ने कहा। मैंने कल गोल्फ इवेंट में आपकी बातें सुनी। चर्च के लिए आपको फंड की ज़रूरत है। आप परेशान न हो, मैं कुछ गांव वालों से बातें करूंगी। रेनोवेशन के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा। रेवरेंड का चेहरा राहत से चमक उठा। थैंक यू, सच में मिस ग्रेस। लेकिन फिर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रेवरेंड ने धीमी लेकिन तीखी आवाज़ में कहा, कल मार्था बेलेमी ने सबके सामने जैसे मुझे डांटा। वो औरत तो जैसे किसी को चैन से सांस भी नहीं लेने देती। हैरल्ड पर मुझे बहुत तरस आता है। ग्रेस ने शांति से पूछा। आप हैरल्ड के इतने करीब कैसे हो गए? रेवरेंड ने कुर्सी पर टिकते हुए कहा। बहुत साल पहले, रेवरेंड ने कहना शुरू किया, हैरल्ड बेलेमी की सगाई मेरी से हुई थी। हाँ, मार्था की बहन मेरी। दोनों साथ साथ युद्ध में काम करते थे। हैरल्ड एक फील्ड डॉक्टर था। युद्ध के दौरान हैरल्ड और मेरी एक दूसरे का सहारा थे। मेरी एक स्टाफ अधिकारी थी। युद्ध के दौरान वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। पूरे ब्रैम्बलवुड को पता था कि दोनों की शादी तय है। ग्रेस धीरे से बोली, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने मार्था से शादी की? रेवरेंड हल्के कटाक्ष की हंसी हंसे। युद्ध के लौटने के बाद हैरल्ड कुछ महीनों के लिए लंदन गया था अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने। मार्था भी लंदन में थी। उसी दौरान मार्था की नज़र उस पर पड़ी। मार्था कैसे कहूँ, बेहद चालाक, महत्वाकांक्षी और नियंत्रण पसंद करने वाली स्त्री। उसने हैरल्ड को इस तरह अपने जाल में फंसाया कि बेचारा हैरल्ड समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ग्रेस चुपचाप सुनती रही। और शादी के कुछ ही महीनों बाद मार्था ने हैरल्ड को लंदन से उठाकर ब्रैम्बलवुड खींच लाया। कहती थी कि गांव की सादगी उसे पसंद है, जबकि असल बात ये थी कि यहाँ वो हैरल्ड को पूरी तरह नियंत्रण में रख सकती थी। 2 साल हो गए, दोनों के झगड़े आधे गांव की चर्चा बन चुके हैं। हैरल्ड का चेहरा देखिए, मानो सारी खुशियाँ उससे छीन ली गई हो। रेवरेंड की आवाज़ भारी हो गई। मिस ग्रेस, हैरल्ड एक अच्छा इंसान है, पर मार्था, वो किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बना सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। ग्रेस ने अपनी शॉल ठीक करते हुए धीरे से कहा, हर कहानी कभी न कभी खुलती है रेवरेंड। कभी कभी हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा भीतर उथल पुथल होती है, और कभी कभी जितना दिखता है उससे कम। रेवरेंड ने उन्हें देखा। ग्रेस की आंखों में वही पुरानी चमक थी जो शांत थी पर भीतर कुछ कनेक्शन जोड़ रही थी। चर्च के ऊपर लगी पुरानी घंटी अचानक हल्के सी हिली, जैसे हवा नहीं, किसी अदृश्य चेतावनी ने उसे छुआ हो। ग्रेस ने ऊपर देखा। रेवरेंड भी थोड़े बेचैन हो गए और ग्रेस के मन में एक ही सवाल उभर रहा था, क्या मार्था बेलेमी सच में कुछ ऐसा कर रही थी जिससे उसके पति को सज़ा हो सके? क्या मार्था बेलेमी सच में ये सब नाटक कर रही थी कि उसे जहर दिया जा रहा है और सबको झूठ बता रही थी? शाम धीरे धीरे ब्रैम्बलवुड पर उतर आई। बेलेमी मैंशन की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर गिर रही थी, जैसे एक महल अपनी थकान में डूबते सूरज को चुपचाप एब्जॉर्व कर रहा हो। बाहर बगीचे में हल्की हवा चल रही थी। अंदर नौकरों के आवाज़ों से घर में एक हल्की सी हलचल थी। ड्राइंग रूम की बड़ी झूमर लाइट अधिक चमक रही थी। मखमली सोफे, प्राचीन घड़ी की टिक टिक और चमचमाते चाय के कपों से उठती भाप, इन सब के बीच मार्था बेलेमी, अधलेटी सी,
अपने कुशन टेक लगाकर बैठी थी। उनकी आंखें हल्की थकी हुई, पर चेहरे पर वही पुरानी थी कि झुंझलाहट। उस वक्त वहाँ मौजूद थी मेरी, मार्था की बहन हेज़ल, गांव की एक युवा कलाकार और कुछ नौकर, जिनमें एना सबसे विश्वसनीय नौकरानी भी शामिल थी। हेज़ल अपनी स्केचबुक हाथ में पकड़कर बैठी थी। गांव में आज बड़ा हंगामा था, उसने हंसते हुए मेरी को बताया। मिसेस विल्सन फिर से अपनी बिल्ली खो बैठी और वो बेचारे रेवरेंड सैमुअल्स के पीछे पड़ गई कि उन्होंने ज़रूर चर्च की लाइब्रेरी में बिल्ली बंद कर दी है। मेरी हल्का हंसी। अरे बेचारे रेवरेंड, उन पर तो हर छोटी बात पर आरोप लगता रहता है। मार्था ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें जो मिलता है वही। रेवरेंड सैमुअल्स गाँव वालों से पैसे न निकलवाए तो उनका काम ही कैसे चले। हेज़ल चौंक कर बोली, पर मार्था, वो तो चर्च के लिए। मार्था ने हाथ उठा दिया। ओ प्लीज़ हेज़ल, वो आदमी सबका खून चूसता है, हर दिन किसी न किसी से पैसा मांगने पहुंच जाता है, और अब चर्च रेनोवेशन के बहाने फिर लोगों पर बोझ डाल रहा है। हेज़ल ने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी जॉर्ज से अपनी नई पेंटिंग्स के लिए कुछ। मार्था ने तीखी आवाज़ में उसे काट दिया। बस, जॉर्ज से कोई पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं। तुम कलाकार हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया तुम्हें फ्री में पैसा दे दे। जॉर्ज बेचारा पहले ही परेशान है अपने हिसाब किताब से। तुम लड़कियां बस बहाना ढूंढती हो पैसे निकालने के। जॉर्ज ने तुमसे कितनी सारी पेंटिंग्स खरीदे हैं, पूरा घर भर गया है तुम्हारे पेंटिंग से। अब बस। मेरी धीरे से मार्था के पास जाकर बैठी। बस भी करो मार्था, देखो तुम्हारी तबीयत कैसी गिरती जा रही है, तुम्हारा रंग फीका पड़ रहा है। डॉक्टर जॉन ने भी आराम करने को कहा है। मार्था चिढ़ती हुई बोली, मेरी तबीयत इसीलिए ख़राब है क्योंकि लोग मुझे हर समय तंग करते हैं। न रेवरेंड, न हेज़ल, न गाँव वाले, किसी को कोई तमीज़ नहीं। मेरी ने मार्था का हाथ पकड़ा। तुम्हारी सेहत ही बिगड़ रही है मार्था, इतनी नेगेटिविटी तुम्हें और परेशान कर रही है। कम से कम आज की शाम तो शांत रहो। मार्था ने हाथ झटक दिया। मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं। मेरी का चेहरा उदास हो गया, पर वो चुप रही। वो अपनी बहन की कमज़ोरी को समझती थी। रसोई में उस समय गुनगुनाहट थी, बर्तन खनक रहे थे, सब्जियों की खुशबू हवा में घुल रही थी। मेरी अपनी अस्ती ने मोड़ कर खड़ी थी। एना, ज़रा वो सूप स्टार लाओ। मेरी ने कहा, आज मार्था के मूड को देखकर खाना थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। एना ने सहमते हुए कहा, मैडम मार्था बहुत गुस्से में है। मुझे तो डर लग रहा है जब उन्होंने हेज़ल को डांटा। मेरी ने हल्की आवाज़ में बोला, वो बीमार है एना, उसके शब्दों में अब मिठास नहीं रही। क्या करें, हमें उसे संभालना है। पीछे से मार्था की आवाज़ गूंजी, मेरी, देखना खाने में ज़्यादा नमक मत डालना, पिछली बार तो लगा जैसे समुद्र पी रही हो। मेरी ने आंखें बंद की और एना के कंधों पर हाथ रखकर धीरे से बोली, थोड़ा सहना होगा एना, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। एना ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेलेबी मैंशन की सुबह शांत तो नहीं रहती थी, पर उस सुबह ज़्यादा शांति थी। घर में हैरल्ड नहीं था, वो बाहर गया था और एना ही घर में थी, और मार्था अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखों में बेचैन चमक, सांसें हल्की कांपती हुई। और अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई। टप टप टप, धीमी ठंडी नकल से दरवाजे पर दस्तक हुई। मार्था की रीढ़ में सिर अंदोड़ गई। कम इन, उसने कांपते हुए कहा। दरवाज़ा खुला और कमरे में हल्की लैम्प की लाइट में लंबी काली आकृति दिखाई दी। ये मैडम ब्रीजा थी। फिर से तुमने मुझे फिर से बुलाया। मैंने कहा था ना यहाँ से दूर चली जाओ, तुम अभी भी क्यों हो यहाँ? मार्था का दिल तेज धड़कने लगा। ब्रीजा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कमरे के बीच में खड़ी हो गई। उनकी हर हरकत में कुछ अलौकिक सा था, जैसे वो ज़मीन पर नहीं, हवा पर चल रही हो। सावधान रहो मार्था, तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और हैरल्ड उनमें से एक है। मार्था ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, क्यों? मुझे हैरल्ड क्यों नुकसान पहुंचाएगा? वो तो मुझसे प्यार करता है। तुम्हारा खाना, तुम्हारी दवाइयाँ, तुम्हारे कमरों की चीज़ें, इन सब में खतरा है। तुम्हें जहर दिया जा रहा है। ब्रेजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें और नहीं बता सकती।
और जल्दी यहाँ से चली जाओ वरना देर हो जाएगी। तुम पर एक घना छाया मंडरा रहा है मार्था बेलेमी, सावधान रहो। और बिना कुछ बोले वो जैसे आई थी वैसे ही धीमे कदमों से बाहर चली गई। घूंघट हवा में हल्का सा लहराया और मार्था के कमरे में अंधकार बाहर ले उड़ा। दरवाज़ा जोर से खोला। हैरल्ड तेज कदमों से कमरे में आया, चेहरे पर चिंता और थकान। मार्था, तुम ठीक तो हो? मार्था, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मार्था ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हैरल्ड, कुछ होने वाला है। मैडम ब्रेजा फिर से आई थी और मुझे उसने बताया कि तुम मुझे जहर देना चाहते हो। हैरल्ड कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर चिढ़कर बोला, ये कौन है मैडम ब्रेजा? ऐना, ज़रा इधर आओ। तुम उसे अंदर आने क्यों देती हो? मैं मैडम ब्रेजा को यहाँ आने नहीं दूंगा इससे आगे, समझी? ऐना ने डरते हुए सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। एक रहस्यमय महिला है, मार्था बोली। वो नई है गांव में और वो भविष्यवाणी ठीक ठीक बताती है। मैंने ही उसे बुलाया था मेरी मदद के लिए। ओह फॉर गॉड सेक्स मार्था, ये सब सच नहीं होता। न भूत प्रेत, न कुछ और, न तुम्हारी भविष्यवाणियाँ, बस तुम्हारे दिमाग के भ्रम है। मार्था चीख पड़ी, ये भ्रम नहीं है। मुझे कोई मारना चाहता है और तुम भी उनमें से एक हो। बस अब बहुत हुआ। कल सुबह से तुम्हारी देखभाल के लिए एक नई नर्स आएगी। तुम्हें एक ट्रेंड केयर टेकर की ज़रूरत है, न कि विचेस की। मार्था ने कुछ नहीं कहा, वो बस घबराई हुई आंखों से खिड़की के बाहर अंधेरे को देखती रही। अगली सुबह बेलेमी मैंशन के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक युवा सुंदर मुस्कुराती हुई लड़की बाहर उतरी, नर्स क्लारा विटफोर्ड। उसके चेहरे पर उत्साह था, कंधे पर बंधा हुआ चमड़े का बैग, हल्की नीली नर्स ड्रेस और एक गर्मजोशी भरी चमक आंखों में। ऐना ने दरवाज़ा खोलते ही राहत की सांस ली। गुड मॉर्निंग मिस क्लारा, आप नई नर्स हैं? क्लारा ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, मुझे मिस्टर हैरल्ड बेलेमी ने अपॉइंट किया है। घर में हल्की उम्मीद सी फैल गई, पर मार्था के कमरे में ब्रेजा की कही हर बात अब भी हवा में लटक रही थी। सुबह की हल्की धूप अभी अभी मार्था के घर की बड़ी फ्रेंच खिड़कियों से भीतर आने लगी थी। बेलेमी मैंशन, यही नाम था उस शानदार हवेली का। शहर में हर कोई इसे शान समझता था। घर बाहर से उतना ही भव्य था जितना भीतर से। सफ़ेद मार्बल की दीवारें, नीली छतें और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे लैवेंडर के पौधे। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे किसी पुरानी शाही हवेली में आ गए हो। गहरे लकड़ी के फर्नीचर, पॉलिश किया हुआ फर्श, दीवारों पर प्राचीन चित्र और गुलाब की महक पूरे गलियारों में फैली हुई। उसी सुबह मिस ग्रेस अपनी परंपरागत नीली शॉल ओढ़े मार्था के घर में पहुंची। रोजलिन भी उनके साथ थी। वो अपनी विशिष्ट शांत चाल से अंदर बढ़ी। बड़े ड्राइंग रूम में हलचल थी। आज शाम की पार्टी की तैयारी जोरों पर। मेरी इधर उधर चीज़ें सजवा रही थी। ऐना फूलों की गार्लैंड्स लगा रही थी और हेज़ल सिल्वर टी सेट को चमका रही थी। मिस ग्रेस ने मुस्कुराते हुए पूछा, लगता है आज शाम किसी खास आयोजन की तैयारी है? मेरी ने हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, हाँ मिस ग्रेस, आज का डिनर पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मार्था और हैरल्ड की वेडिंग एनिवर्सरी है। मिस ग्रेस ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, तो इसी दिन शादी हुई थी दोनों की? मेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। ग्रेस ने उसकी आवाज़ में कंपकपी महसूस की। कुछ परेशानी है क्या? मेरी ने चिंता जाहिर की। मेरी बहन मार्था, उसकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो बेहद कमज़ोर हो चुकी है। उसे लगातार उल्टियाँ होती हैं, नौशिया रहता है। ज़रा सी ठंडी हवा लगे तो उसे तेज़ सर्दी हो जाती है। मिस ग्रेस ने गंभीर होकर पूछा, डॉक्टर जॉन कुछ कह नहीं रहे? यही तो समस्या है, मेरी लगभग फुसफुसाई। वो कहते हैं कि मार्था को कुछ नहीं हुआ, सब मानसिक तनाव है। ग्रेस की भौहें सिकुड़ गई। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है अंदर। इसी बीच दरवाजे पर हल्के कदमों की आहट हुई। सफ़ेद क्रिस्प यूनिफॉर्म में क्लारा विटफोर्ड अंदर आई, बिल्कुल पेशेवर, पर उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मैडम मेरी, वो बोली,
ये मार्था की सुबह की दवाई है, आप ज़रा इसे टेस्ट कर लीजिए। आज सुबह इसकी महक अजीब लग रही थी। मेरी ने चौंक कर पूछा, टेस्ट करूं? क्यों? क्लारा शांत लेकिन कठोर आवाज़ में बोली, बस टेस्ट तो कीजिए। मेरी ने दवाई का एक छोटा सा घूंट लिया और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने मिस ग्रेस की तरफ देखा, आंखों में शौक, डर और गुस्सा। ये तो सीधा पानी है। ग्रेस भी स्तब्ध रह गई। हेज़ल का हाथ कांप गया। उसके हाथ से एक चम्मच गिर पड़ा। एना ने मुंह ढक लिया। शाम को डॉक्टर जॉन का आगमन। शाम होते होते डॉक्टर जॉन पार्टी में आए। महंगा कोट, चमकते जूते, उसी के अनुरूप आत्मविश्वास। मेरी ने उसे देखते हुए कहा, डॉक्टर जॉन, ये दवाई पानी क्यों है? आप तो कह रहे थे मार्था बीमार है, लेकिन ये दवाई तो दवाई जैसी लगती भी नहीं। डॉक्टर जॉन ने बिना घबराए कहा, एक धीमी मुस्कान के साथ, क्योंकि मार्था को कोई बीमारी नहीं है। मार्था बीमार है ही नहीं। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उस वक्त बस मिस ग्रेस, मार्था, हेज़ल, एना और नर्स मौजूद थे। लेकिन क्लारा ने विरोध करते हुए कहा, वो उल्टियाँ करती है, उसे नौशिया है, उसे हर वक्त वीकनेस रहती है। जॉन ने बीच में रोकते हुए कहा, ये सब उसकी इमेजिनेशन है, वो डिप्रेस्ड है, इसीलिए मैं उसे प्लेकाबो दे रहा था, सिर्फ पानी। मेरी का चेहरा पीला पड़ गया। आप कहना चाहते हैं मेरी बहन नाटक कर रही है? जॉन ने कोट सीधा करते हुए कहा, नहीं, पर उसे किसी असली बीमारी की दवाई की ज़रूरत नहीं है। और वो बिना एक नज़र पीछे डाले वहाँ से निकल गया। मिस ग्रेस की नज़रें सब पर। जॉन के जाते ही मिस ग्रेस ने चारों ओर देखा। मेरी का डरा हुआ चेहरा, क्लारा का असहाय गुस्सा, एना और हेज़ल के कांपते हुए हाथ। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक रहस्य खुलने वाला था, किसी की सच्चाई छुपी हुई थी और मिस ग्रेस उसे जल्दी उजागर करने वाली थी। सुबह के शांत समय में मेरी के घर की रसोई से दूध, मक्खन और वनीला की खुशबू फैल रही थी। मिस ग्रेस उसी खिड़की के पास बैठी थी जहाँ से बाहर बगीचे का हल्का सुनहरा सूरज दिखता था। टेबल के पास मेरी खड़ी थी, सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा सा लकड़ी का चम्मच और सामने एक गहरा बाउल जिसमें वो बैटर को घोल रही थी। उसका पति जेम्स वही कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी चोरी छुपे बैटर की तरफ देख लेता था। साथ ही कमरे में रेवरेंड सैमुअल भी मौजूद थे, हमेशा की तरह विनम्र, शांत और अपनी मुस्कुराती आंखों के साथ। मेरी बोल रही थी, मिस ग्रेस, मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टर जॉन कैसे मेरी बहन को प्लेकाबो दे सकते हैं, यानी पानी, क्या ये सही है? ग्रेस ने अपने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। मेरी, प्लेकाबो कई बार बहुत प्रभावी होता है, कई मरीज इससे ठीक हो जाते हैं, मन का विश्वास भी तो एक दवा है। मेरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ये जानती हूँ, जब मैं वर्ल्ड वॉर में थी वहाँ एक लड़की मैगी, वो घायलों को काला प्लेकाबो देती थी और अजीब बात, सैनिक वाकई ठीक हो जाते थे, उनके घाव जल्दी भरते थे। जेम्स ने अखबार नीचे रखकर कहा, मन में उम्मीद हो तो चमत्कार हो जाते हैं। रेवरेंड सैमुअल ने बैटर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उम्मीद की बात चली है तो थोड़ा बैटर टेस्ट कर लो, तुम्हारा केक तो हमेशा बेहतरीन होता है। मेरी ने तुरंत उनका हाथ रोकते हुए कहा, नहीं रेवरेंड, ये मार्था के लिए है, अभी मत छूइए। सैमुअल ने हाथ पीछे कर लिया, लेकिन जैसे ही मेरी ने पीछे मुड़कर ओवन केक करने के लिए कदम बढ़ाए, रेवरेंड धीरे से फटाक बैटर में उंगली डुबोकर चख लिया। मिस ग्रेस ने ये सारा दृश्य देख लिया और वो हल्के से हंसी दबाते हुए बोली, रेवरेंड आप शरारती भी हो सकते हैं। सैमुअल ने गर्दन खुजाते हुए कहा, बस सुगंध इतनी लुभावनी है कि खुद को रोक नहीं पाया। ग्रेस मुस्कुराई, जेम्स भी हंसी रोक न सका। जैसे ही मेरी ने फिर बैटर घोरना शुरू किया, सैमुअल ने गंभीर आवाज़ में कहा, मिस ग्रेस, इन गांव में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, अजीब घटनाएं, अजीब अफवाहें। कभी कभी सोचता हूँ हम सभी किसी बड़े खेल के हिस्से बन रहे हैं। ग्रेस ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ एक अनकही चिंता थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं रेवरेंड? सैमुअल ने बस हल्का सा सिर हिलाया, बस इतना कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। घड़ी ने हल्की सी टन-टन की आवाज़ की। रेवरेंड सैमुअल ने अपनी टोपी उठाई, मुझे चर्च जाना है, कुछ ज़रूरी काम है,
मैं चलता हूँ मिस ग्रेस। ग्रेस खड़ी हुई। ज़रूर रेवरेंड, ध्यान से जाइए। सैमुअल ने मेरी और जेम्स को सलाम किया और धीमी चाल से दरवाजे की ओर बढ़ गया। जाते वक्त उसने ग्रेस की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर कह ना सके। अगली सुबह का समय था। घर में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मार्था के कमरे के बाहर एक अजीब सी बेचैनी जमा हो चुकी थी। एना ने ट्रे में चाय और दवा लेकर धीरे धीरे से मार्था के दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम, दरवाज़ा खोलिए, आपकी दवा का टाइम हो गया है। कोई जवाब नहीं। एना ने फिर से ज़ोर से खटखटाया, फिर पुकारा, मैडम मार्था, क्या आप सुन रही हैं? दरवाज़ा खोलिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। कोई जवाब नहीं। मैडम, आप ठीक हैं? फिर भी अंदर से पूर्ण चुप्पी। एना का दिल तेज धड़कने लगा। उसी समय नर्स क्लारा विटफोर्ड अपनी दवा की थैली लेकर वहां पहुंची। क्या हुआ एना? दरवाज़ा नहीं खुल रहा। एना केवल सिर हिलाकर नहीं कह सकी। मिसेस बेलेमी, ये मैं हूँ, नर्स क्लारा, प्लीज़ जवाब दीजिए। लेकिन कमरा उतना ही खामोश रहा। एना और क्लारा दोनों चिंता से एक दूसरे को देखने लगी। उसी समय हैरल्ड घर में दाखिल हुआ, चिंता भरे चेहरे के साथ। एना उसकी ओर दौड़ी। सर, मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही, सुबह से बुला रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। हैरल्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सीधा कमरे की ओर दौड़ा। मार्था, मार्था, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं। उसने पूरे ताकत से दरवाजे को धक्का मार दिया। धड़ाम, दरवाज़ा टूट गया और तीनों की नज़रें फौरन अंदर की ओर टिक गई। कमरे में हल्की बिखराहट थी। खिड़की के पर्दे हवा में ही झूल रहे थे और फर्श पर मार्था शांत, निश्चल, निर्जीव पड़ी थी। हैरल्ड की चीख कमरे को चीर गई। मार्था! वो फर्श पर गिर पड़ा। उसके रोने की आवाज़ें पूरा घर भरने लगी। एना ने अपना मुंह ढक लिया। नर्स क्लारा ने एकदम पीछे हटते हुए कांपते हुए कहा, ओह गॉड! उसकी आंखों में डर और सदमा दोनों थे। एना भागकर मार्था की बहन मेरी को बुलाने गई। मेरी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ मार्था, कहाँ? और जैसे ही उसने मार्था को देखा, वो वहीं रुक गई। आंखें फैल गए। उसका चेहरा ऐसा ठंडा पड़ गया जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। वो धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई। मेरी बहन! दोपहर होते ही डॉक्टर जॉन घर पहुँचे। उन्होंने कमरे की जांच की, हल्का निरीक्षण किया और फिर भारी आवाज़ में बोले, मुझे अफसोस है, मार्था अब नहीं रही। ये अचानक आया हैमरेज लगता है, शरीर ने जवाब दे दिया। हैरल्ड ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। नर्स क्लारा ने हल्के भयभीत आवाज़ में जोड़ा, कल रात भी वो कह रही थी कि उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मिस ग्रेस, जो वहाँ पर आई थी, थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, हर बात ध्यान से सुन रही थी। मार्था बेलेमी की अचानक मृत्यु ने पूरा ब्रैम्बलवुड गांव हिला दिया। छोटा सा चर्च जो हमेशा शांति और प्रार्थना का स्थान था, आज लोगों की दुख भरी फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। मेहराबों के नीचे मोमबत्तियां जल रही थी। धूप की महक हवा में फैली थी और सभी के चेहरों पर हैरानी, डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। हेजल सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो मार्था को भले ही पसंद न करती हो, लेकिन उसकी मृत्यु की खबर उसे भीतर तक डरा गई थी। चर्च की बाईं ओर की बेंच पर बैठी थी नर्स क्लारा विटफोर्ड। उसके हाथ उसकी दवा की थैली पर रखे थे और वो बार बार आहें भर रही थी। वो धीरे से बोली, मुझे तो लगा था कि ये नौकरी लंबे समय तक चलेगी, लेकिन अब तो मुझे वापस गाँव लौटना होगा। ये मेरी पहली सही नौकरी थी। हेजल ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है क्लारा। क्लारा की आंखें नम थी, पर मैं उसे नहीं बचा पाई। अगर मैं एक रात पहले ही कोई अलग दवा देती, अगर मैं कुछ समझ पाती। वो अपनी उंगलियों को कसकर पकड़े हुए बोली, अब सब खत्म हो गया है, नौकरी भी, उम्मीद भी। मिस ग्रेस चुपचाप ये सब देख रही थी। चर्च के दूसरे कोने में रेवरेंड सैमुअल खड़े थे, लेकिन उनकी चाल धीमी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में अचानक चक्कर सा घुमड़ रहा था। ग्रेस ने तुरंत नोटिस किया। वो उनके पास गई। रेवरेंड सैमुअल, आप ठीक तो हैं? उन्होंने अपने माथे को दबाया। हाँ, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। ग्रेस ने चिंता से कहा, आप बैठ जाइए। रेवरेंड धीरे धीरे बेंच पर बैठ गए। उन्होंने लंबी सांस ली और कमज़ोर आवाज़ में बोले, ये मार्था की मौत बहुत अचानक हुई है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे,
लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इतने वर्षों से उसके नाटक, उसके झगड़े, उसकी शिकायतें सब अचानक कैसे ख़त्म हो जाएगी। ग्रेस चुप रही, पर उनकी आंखें रेवरेंड के माथे पर उभरते पसीने को देख रही थी। कुछ तो यहाँ ठीक नहीं था। किसी और को भी शरीर में यही कमज़ोरी, वही अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था जो मार्था कई दिनों से कह रही थी। रेवरेंड ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, मिस ग्रेस, कभी कभी लगता है इस गांव में बहुत कुछ चल रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे। हेज़ल का कॉटेज गांव के किनारे एक ढलान पर बना था। ऊपर से देखने पर वो किसी पेंटिंग जैसा लगता था। छोटी लाल छत, खिड़कियों पर सफ़ेद झरोखे और बाहरी दीवारों पर उसके बनाए फूलों के म्यूरल। अंदर कदम रखते ही दुनिया बदल जाती है। कमरा पेंटिंग से भरा था। दीवारों पर लैंडस्केप्स, कैनवस पर ब्रैम्बलवुड के जंगल और एक कोने में अधूरी पोर्ट्रेट्स की लाइन लगी थी। रंगों की महक, कैनवस की खुशबू और हेज़ल की कोमल कला सब कुछ कमरे को जीवंत बना रही थी। हेज़ल वही खड़ी थी, हल्के नीले रंग के ड्रेस में, थोड़े बिखरे हुए बाल और आंखों में चिंता भरी। हैरल्ड के अंदर आते ही उसकी ओर तीखी नज़रों से उसने देखा। हैरल्ड ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, हैरल्ड, क्या तुमने मार्था के साथ कुछ किया? हेज़ल जैसे पत्थर की तरह हो गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हैरल्ड, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी, तुम्हारी पत्नी को। हैरल्ड की आवाज़ भारी थी, क्योंकि तुम्हें उससे नफरत थी और तुम मुझसे प्यार करती हो। हेज़ल ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। हाँ हैरल्ड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की जान ले लूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर हेज़ल धीरे से बोली, और क्या तुमने किया? कभी मार्था को हटाने के बारे में सोचा? हैरल्ड पीछे हट गया। नहीं, कभी नहीं। मैंने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? मुझ पे विश्वास करो हेज़ल, मैंने कुछ नहीं किया। हेज़ल की आंखें भर आईं। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही। हैरल्ड के चेहरे पर टूटने की रेखाएं उभर आई। वो हेज़ल की ओर देखता रहा, मगर अब हेज़ल की आंखों में डर था, प्रेम नहीं। हैरल्ड चुपचाप मुड़ गया और कॉटेज से बाहर चला गया। हेज़ल एक कदम भी पीछे नहीं गई उसे रोकने। उसकी उंगलियां धीरे धीरे एक अधूरे कैनवस को पकड़ रही थी, मानो कला ही उसका सहारा हो। शाम होने लगी थी। जब हैरल्ड अपने घर लौट रहा था, तभी सड़क पर 2 पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर डेवनपोर्ट खड़े दिखे। हैरल्ड रुक गया। इंस्पेक्टर आगे बढ़े। मिस्टर हैरल्ड बेलेमी, हम आपको आपकी पत्नी मार्था बेलेमी की मृत्यु के बारे में हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर रहे हैं। हैरल्ड की आंखें फैल गईं। क्या ये झूठ है? मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज़ में कहा, आपके बयान पुलिस स्टेशन में लिए जाएंगे। हैरल्ड को हथकड़ी लगाई गई। उसकी आवाज़ सड़कों में गूंज गई। किसी ने मार्था को मारा है और मैं वो नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी फॉली थी, एक छोटा पत्थरों से बना ढांचा जिसे कभी अमीर परिवारों ने सजावट के लिए बनाया था। आज वो जगह शांत नहीं थी। पुलिस की लैंटर्न की रोशनी, सूखी पत्तियों पर बूटों की आवाज़ और हवा में घुला तनाव बता रहा था कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है। फॉली के अंदर ज़मीन पर एन का निर्जीव शरीर मिला था। उसके गले में रस्सी का निशान था। स्पष्ट था कि किसी ने उसे मार दिया था। उसके पास ही एक मेज़ पर मैडम ब्रीजा का काला कॉस्ट्यूम तह किया पड़ा था। इंस्पेक्टर ने गहरी निगाहों से चारों ओर निरीक्षण करके दीवारों पर जाले, छत में से आती हल्की धूप और बीच में पड़ रही यह रहस्यमय पोशाक, सबका निरीक्षण किया। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मिस ग्रेस वहां पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कॉस्ट्यूम की ओर इशारा किया। लगता है एना खुद ही मैडम ब्रीजा का वेश बनाकर लोगों को डराती थी, लेकिन सवाल है कि इसका खून किसने किया। मिस ग्रेस ने एक लंबी सांस ली। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एना घर में ही चुपके चुपके मैडम ब्रीजा का रूप धरती थी और फिर मार्था के कमरे में जाकर उसे डराती थी, और करने के बाद वो फिर से नौकरानी वाले कपड़े पहनती थी और इस फॉली में आकर ये कॉस्ट्यूम छुपा देती थी। मिस ग्रेस ने सिर हिलाया। अब 2 मौतें हो चुकी हैं, मार्था और अब एना। ये सब एक ही जाल का हिस्सा लग रहा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने फॉली के अंधेरे कोनों पर अपनी टॉर्च फेंकी। मार्था को डराने के लिए किसी ने एना का इस्तेमाल किया, लेकिन जिसने भी असल में उसे मारा है वो कहीं ना कहीं अभी इसी गांव में है।
फॉली की दीवारों से टकराकर इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंज उठी। रात गहरी हो रही थी और रहस्य भी। अगली सुबह ही पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे भारी हो गई थी। हैरल्ड बेलमी पर मार्था की हत्या का आरोप लगा था और आज उसकी पहली सुनवाई थी। चर्च की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी, जैसे किसी अनिष्ट की घोषणा कर रही हो। मिस ग्रेस सुबह से ही गंभीर थी। उन्होंने पहले ही चर्च के कुछ सदस्यों से कहा था, आज अदालत में मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। जो देखा है, जो समझा है, वो अब छुपा नहीं सकती। पुरानी ईंटों से बनी अदालत, लकड़ी की बेंचों और ऊंची खिड़कियों से भरी, पूरी तरह भारी हुई थी। गांव का हर व्यक्ति जानना चाहता था, आखिर मार्था बेलमी की मौत के पीछे कौन था। हैरल्ड को लाया गया, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल। हेजल भी आई थी, चेहरे पर आंसू, पर नजरें झुकी हुई। रेवरेंड सैमुअल, नर्स क्लारा, जेम्स, मेरी सभी उपस्थित थे। अब जज ने कार्यवाही शुरू की। तभी मिस ग्रेस उठ खड़ी हुई। योर ऑनर, उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो इस केस की दिशा बदल सकती हैं। अदालत में खुसर-फुसर शुरू हो गई। मिस ग्रेस ने चारों ओर देखा, हर चेहरा तनाव से भरा, हर नज़र सवालों से भरी। सबसे पहले मिस ग्रेस बोली, मार्था इस गांव में प्रिय नहीं है। वो सबके साथ रूखे ढंग से बातें करती थी, सब पर हुकूमत करती थी, अपने पति को भी दबा कर रखती थी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई चेहरों पर अपराध बोध था, क्योंकि सचमुच वे मार्था को पसंद नहीं करते थे। मिस ग्रेस ने सीधे हेजल की ओर देखा। हेजल का हैरल्ड के साथ अफेयर था। यही कारण है कि हैरल्ड लगातार उसकी पेंटिंग्स खरीदता रहता था। सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि उनके बीच कुछ चल रहा था। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। हेजल ने रोते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सिर्फ हैरल्ड से प्यार करती हूँ। मिस ग्रेस ने रेवरेंड की ओर देखा। रेवरेंड भी मार्था से नाराज थे। चर्च के नवनिर्माण के लिए वे उससे फंड्स मांगते थे, पर मार्था ने लगातार मना किया और उनसे बुरा व्यवहार भी किया। रेवरेंड ने शर्म से सिर झुका लिया। जेम्स हैरल्ड का भाई, मिस ग्रेस ने कहा, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मार्था हैरल्ड को 1 रुपया भी उसे देना नहीं चाहती थी। उसकी आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही थी। जेम्स ने कपकपाती आवाज़ में कहा, मैंने उसे नहीं मारा, पर हाँ, मैं उससे नफरत करता था। अदालत की हवा जैसे ठहर गई। मेरी काँप रही थी, वो बेचैन होकर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। मिस ग्रेस धीरे से बोली, सच्चाई ये है कि मेरी ही मार्था की असली कातिल है। अदालत में एकदम से चीखें गूंज उठी। मेरी ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं अपनी बहन से नफरत करती थी। मिस ग्रेस ने उसकी बात काट दी। मिस ग्रेस ने जज के सामने कदम बढ़ाए। मैं उस दिन मेरी को एक बैटर बनाते देख रही थी, वही बैटर जो वो मार्था को भेजने वाली थी, वही बैटर जिसने रेवरेंड सैमुअल को भी बीमार कर दिया, क्योंकि उन्होंने चुपके से उसे चख लिया था। उन्हें ठीक वही लक्षण हुए, कमज़ोरी, सिर चकराना, नौशिया, यानी वही जो मार्था पिछले 2 साल से झेल रही थी। अदालत में सन्नाटा था, पर हर कोई मेरी को ही घूर रहा था। मिस ग्रेस ने आगे कहा, हैरल्ड पहले मेरी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर उसकी ज़्यादा सुंदर बहन मार्था से शादी कर ली। मेरी का गर्व टूट गया, वो अंदर ही अंदर जलती रही। मेरी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी ने ही एन को भी सब करने पर मजबूर किया कि वो मैडम ब्रीजा का वेश धरकर मार्था को डराए। एन डरी हुई थी, पर पैसों और धमकी के कारण वो मान गई। और जब एन ने ये सब छोड़ने की बात कही, मेरी ने उसे जंगल के फॉली में मार दिया ताकि उसका राज कभी सामने न आए। मेरी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार उसने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, मैंने ही किया। उसने सब छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी खुशियाँ, मेरी जगह। मैं उसे नहीं सह पाई। और जब मुझे पता चला कि हैरल्ड का संबंध हेजल से भी है, तो मैं टूट गई। वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। जज ने हथौड़ा बजाया। आरोपी मेरी को मार्था बेलमी और एन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सिपाही मेरी को पकड़ कर ले गए। गांव के लोग सदमे में खड़े रह गए। हेजल रो रही थी।
हैरल्ड शांत खड़ा था, शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई के बोझ तले दबा हुआ। मिस ग्रेस बाहर निकली, ठंडी हवा में गहरी सांस ली। 2 हत्याएं, एक गांव का अंधेरा सच, और उस अंधेरे से बाहर आई रोशनी, और वो थी सच्चाई की रोशनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।